ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। दरअसल केपलर के पहले तक जो प्लैनेट्स चारों तरफ सन के लगाते रहते हैं चक्कर, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये माना जाता था कि वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन केपलर ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टडी किया, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च किया। उसके आधार पर उन्होंने जो है 3 लॉज दिए जो प्लैनेट्स के मोशन के लिए। देखिए, जोहान्स केपलर गेव द फॉलोइंग 3 लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, कि एक्चुअल में जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनका मोशन का क्या रूल रेगुलेशन है, उसको समझाया केपलर्स ने। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों लॉज क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब कि ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द ऑर्बिट एज शोन इन फिगर। हुआ क्या कि पहले ये माना जाता था कि सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपनी स्टडी की, तो उसके आधार पे इन्होंने बताया कि नहीं, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन सर्कुलर पाथ पे नहीं, वो इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इलिप्टिकल पाथ का मतलब हो गया अंडे जैसा आकार। ऑर्बिट का आकार कैसा है? अंडाकार। इलिप्टिकल ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड है। ये देखिए कुछ इस तरह का कि उन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर स्थित है, सिचुएटेड है। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पर सन रहता है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो इस तरह अंडाकार मार्ग पर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर पाथ पे नहीं होते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे वो अपना चक्कर लगाते हैं। यही पहला नियम है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखिए सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी सन से उस प्लैनेट को मिलाया जाए तो सन से उस प्लैनेट को मिलाने वाली जो भी लाइन होगी वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। इसका मतलब इस तरह से समझिए कि किसी भी प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो ये लाइन है, सेम टाइम डिफरेंस में सेम एरिया कवर करती है, सेम टाइम पीरियड में सेम एरिया वो कवर करती है। इसी कारण से क्या होता है कि जब प्लैनेट सन के पास होता है, ठीक है, जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे सन के पास है प्लैनेट, तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब सन से वो दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है, जिसकी न्यूनतम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप करता है, कवर करता है। अब जैसे इस फिगर को देखें तो कह रहा है कि लेट ए प्लैनेट मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन टाइम टी। बी से ए तक जाने में उसे टाइम टी लगा, ठीक, एंड देन इट मूव्स फ्रॉम पोजीशन सी टू पोजीशन डी। ए से बी तक टी टाइम में गया और फिर सी से डी तक भी टी टाइम में ही गया। तो देन अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, एरिया एस ए बी इज इक्वल टू एरिया एस सी डी। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होंगे। कारण क्या बताया गया कि जब सन के पास प्लैनेट आ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ी से उतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, और यहाँ दूर रहेगा तो उसका स्पीड कम रहेगा, तो उस एरिया को कवर वो धीरे धीरे करेगा। इसी कारण इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो कवर करता है। तो पहला लॉ है कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं और सन किसी एक फोकस पे रहता है। दूसरा लॉ ये है कि द लाइन विच ज्वाइनिंग द प्लैनेट कवर्स
एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर एरिया कवर करता है इक्वल टाइम में। केपलर्स थर्ड लॉ को समझने से पहले हमें इलिप्स के इन एक्सिस के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अब अगले लॉ में इसका यूज हुआ है, इसलिए इसे बताना जरूरी था। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन, यानी कि सन के चारों ओर प्लैनेट द्वारा कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसका स्क्वायर, टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस है सन से उस प्लैनेट की जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब भाई इसको और इजी वे में समझिए कि प्लैनेट को सन के चारों ओर रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगा उसका स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि जितना समय लगा उसका स्क्वायर कर दें तो वो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको जरा सा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको जरा सा इसको कांस्टेंट लगा के इक्वल कर लेते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं के आर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या हमको इससे समझ में आया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट दैट विच प्लैनेट, मतलब जो प्लैनेट जितनी अधिक दूरी पर होगा उसके द्वारा जो है रिवोल्यूशन करने कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। भाई जो प्लैनेट सन से जितना अधिक दूरी पर होगा तो उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यही चीज़ तो इसमें बता रहा है थर्ड लॉ में, लॉ ऑफ पीरियड्स में, कि द टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जो सन से उस प्लैनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसका क्यूब सन प्लैनेट्स द्वारा एक चक्कर पूरा लगाने में लगे समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे ये पता चला कि जो प्लैनेट सन से जितनी अधिक दूरी पे होगा उसके द्वारा सन का एक मतलब रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। देखिए टर्म ऊपर आया था फोकी। फोकी का मतलब होता है ना, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द टर्म फोकस। अभी मैंने बताया था कि जो इलिप्स होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसके दो फोकस होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा फोकस हो तो उसको कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं फोकी, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो चूंकि इसके दो फोकस होते हैं इसीलिए फोकी टर्म यूज किया गया था। एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज़ टू फोकी F1 एंड F2 एज शोन इन फिगर। तो सन किसी, अब क्या थे तीनों नियम, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और सन किसी एक फोकस पर सिचुएटेड है, चाहे इस पे चाहे इस पे, ठीक है। दूसरा था लॉ ऑफ एरिया कि द लाइन विच ज्वाइनिंग द सन विद प्लैनेट, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। यानी कि जब प्लैनेट्स सन के पास आएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वही प्लैनेट सन से दूर जाते हैं तो उनकी स्पीड घट जाती है। तीसरा नियम था लॉ ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जितना भी टाइम ले रहा है प्लैनेट एक राउंड पूरा करने में सन के चारों तरफ, उस टाइम का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सन से उस प्लैनेट के बीच की एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के।
तो इससे पता ये हमें चला कि सन से जितनी अधिक दूरी पे जो प्लैनेट होगा उसके द्वारा सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी कारण से आप देखते होंगे कि जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं, जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तो वो सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कई वर्ष लगा देते हैं। तो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो उम्मीद है आप लोगों को केपलर्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो ज़रूर कर दें ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।